आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना अप्रोच सीरीज का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करता हूं आप सभी को अप्रोच सीरीज का लेक्चर नंबर 1 बहुत पसंद आया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 को। फिर से वही हमारे पास कुछ बेहतरीन शानदार क्वेश्चंस हैं, जहां पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर साइड हट जाता हूँ। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर साफ साफ लिखिए और कोशिश कीजिए आप इस एक क्वेश्चन को पूरे एक पेज पर लिखिए, क्योंकि जितना आप साफ साफ लिखेंगे उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़ेगी। कभी कभी लिखने में दिक्कतें हो जाती हैं, रीजेंट कुछ और होता है, कुछ और समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले आपको एक पूरे के पूरे बड़े से पेज पर इस क्वेश्चन को लिखना है, और जब मैं सॉल्व करवाऊंगा, सॉल्व करवाते समय आपको उस क्वेश्चन को अपने सामने इस तरीके से खोल कर रखना है, क्योंकि मैं यहां से क्वेश्चन गायब कर देता हूं। तो फिर जब भी मैं कोई चीज बताता हूं तो आपको वहां पर दिक्कतें नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। देखो, अगर आपको कुछ बेहतरीन लेवल पर चीजें सीखनी है तो आपको एफर्ट्स भी अपने तरफ से थोड़े से ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो अभी हमारी शुरुआत है, आगे चल के हम इस सीरीज को बहुत बेहतरीन लेवल पर लेके जाएंगे, जहां पर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवीजन के साथ और भी कुछ मल्टी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को हाई लेवल पर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब समझ चुके हो। सबसे पहले सवाल को लिख लीजिए। इस सवाल को लिखते समय आप सवाल को पढ़िए और एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर मैं यहां पर सॉल्व करवाता हूं। देखो, सबसे पहले सवाल क्या है, एकदम डरा रहा है। मतलब स्टार्टिंग में ही अगर आप सबस्ट्रेट देखोगे तो आपको डर लगेगा, सर इसमें तो स्टीरियो केमिस्ट्री बना दी है, इसमें तो डैश और बैच बना दिया, मतलब पता नहीं क्या ही होगा। तो मैंने आपको हमेशा कहा है, जब आप चीजों को देखोगे ध्यान से तो आपको सबस्ट्रेट देखने से पहले थोड़ा सा रिएजेंट पे भी ध्यान देना है। कभी कभी सबस्ट्रेट बड़ा सा लिखा होता है, क्या होता है जनरली सबस्ट्रेट जानबूझ के बड़ा सा लिखा होता है और रिएजेंट छोटा सा लिखा होता है, तो हमें लगता है जो चीज बड़े सी दिख रही है उसको ज्यादा ध्यान दें। अरे बल्कि जो असली में खेल छुपा हुआ है वो छोटी सी चीज में छुपा हुआ है, NaI एसीटोन, और आगे लिखा है एक्सेस, है ना। तो पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन समझा देता हूं कैसे करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास NaI एक्सेस में लिया है एसीटोन के साथ, तो क्या आपको इसको समझकर कुछ आ रहा है, इससे A बनेगा। फिर उसके बाद आपके पास ये भी एक्सेस में कुछ करके B बनेगा। अब आपके पास यहां पर जो x है, इस x को ही आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको बताना है कि आखिरकार ये x क्या होगा, इससे C बन रहा है। और आपके ही हेल्प करने के लिए आपको एक रिवर्स रिएक्शन और दे रखी है जिससे C बन रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो आप B तक जाओगे, जब आप यहां से यहां पे जाओगे तो C तक जाओगे। आपको B पता है, आपको C पता है, तो आप जो अननोन रिएजेंट है उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बोलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेंजीन से हमारा फिनॉल बन रहा है, तो आप कोशिश करोगे ना उस रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने की, वैसा ही कुछ यहां पर कॉन्सेप्ट चलेगा। तो सबसे पहले हम इस आखिरी वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि आखिरकार C क्या होगा, फिर हम यहां से यहां तक B को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर फाइनली हमारा इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आंसर रहा होगा। तो शुरू करते हैं। देखो अगर आप इसको देखोगे तो इस वाले में क्या है, C2H2 गैस है। C2H2 ये किसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एक बार मुझे बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइए। C2H2, ये C2H2 किसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? अगर आप थोड़ा सा इसको मैच कर पा रहे हो तो ये हो जाएगा आपके पास CnH2n-2, और थोड़ा और अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये आपके पास एल्काइन होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, यदि आपको नाम ना दिया हो तब आप कैसे प्रोसीड कर सकते हो, बात समझ आ रही है। लेकिन यहां तो आपको साफ साफ नाम में ही बताया गया है एसिटिलीन है, तो फिर तो अब आपको यहां पर दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, एसिटिलीन। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। याद करो, जब मैंने आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर सिखाए थे, उसमें जब मैंने आपको कॉमन नेमिंग सिखाया था तो मैंने आपको बोला था, मानता हूं कि क्वेश्चंस आईयूपैक नेमिंग से आते हैं, लेकिन कॉमन नेमिंग का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये लेके आ चुके हैं। बोलिए, इतना समझ में आया? जब हम इस मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं। आपको पता है जब हमारे पास पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीमराइजेशन का फंडा ही होता है, मोर देन वन मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, पॉलीमराइज होते हैं। अरे एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, मोर देन वन मॉलिक्यूल होंगे, और मोर देन वन मॉलिक्यूल बोले तो इसके भी कुछ एक्स मॉलिक्यूल रहे होंगे, एक मॉलिक्यूल तो रहा नहीं होगा। ये एक्स मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज करेंगे तो C बनेगा। और अगर थोड़ा आपने ध्यान से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है 11th क्लास से लेकर,
तो आपको कुछ कुछ ध्यान में ये आ रहा होगा कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपके पास एनसीईआरटी में साफ साफ दी गई है। जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पे आपको हाइड्रोकार्बन्स में साफ साफ दिया हुआ है, जब बेंजीन की प्रिपरेशन की बात करते हैं, कि जब आपके पास एसिटिलीन मॉलिक्यूल के 3 मॉलिक्यूल को हम पॉलीमराइज करते हैं तो पॉलीमराइजेशन से आपके पास यहां पर बेंजीन बनता है। क्या बनता है? बेंजीन बनता है। हम यहां पर C की जगह क्या बना देते हैं? इस तरीके से बेंजीन बना देते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो दिक्कत थी कि C क्या है, वो दिक्कत खत्म हो चुकी है। हमारे पास बेंजीन है, क्योंकि हमें यहां से ये चीज समझ में आ चुकी है। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां से शुरू करते हैं और B पर जाते हैं। जैसे ही एक बार B निकालेंगे तो B से C तो हमारे पास बेंजीन है, तो X क्या रहा होगा? तो याद रखना C हमारे पास क्या है ये। तो यहां पर शुरू करते हैं, ठीक है। मैं इतने से पार्ट को थोड़ा सा यहां पर साइड कर देता हूं। आपने लिख चुका ना, अब मैं यहां पर जो सामने बोर्ड पर जो चीजें हैं उनको किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है? ठीक है, अरे ठीक है ना। कभी कभी मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलती हो जाती है बोर्ड को चलाने में। तो इस इतने से पार्ट को मैं यहां पर गायब कर देता हूं, और यहां इसको मैंने तड़ी पार कर दिया, ठीक है। अब आप प्यारे तरीके से समझते हैं कि आखिरकार हमारे पास यहां पर क्या होने वाला है। मुझे बताइए इस वाले केस में क्या होने वाला है। तो इस वाले केस में बताने के लिए आपको सबसे पहले इस पर ध्यान देना होगा। ये आखिरकार क्या है, इस पर ध्यान दो। NaI एसीटोन, याद करो क्या करता है। अगर कुछ आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। बोलो, ये एक तरीके से फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है। फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए है और कुछ नहीं है। मैं यहां से अगर इस सभी जगह स्टीरियोकेमिस्ट्री गायब कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। NaI एसीटोन एक फिंकलस्टीन रिएक्शन है, याद करो। याद आ रहा है क्या? जहां पर आपके पास जैसे कुछ भी RX होता है और यहां पर NaI एसीटोन होता है, तो यहां पर आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाता है? I का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं यहां से आसानी तरीके से बता सकता हूं कि आपके पास जो सबसे पहले A बन रहा है, देखो मैं विदाउट स्टीरियो बताऊंगा तो यहां पर भी I आ जाएगा, 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 और यहां पर भी I आ जाएगा। जितनी जगह आपके पास क्लोरीन था उतनी जगह आपके पास आयोडीन आ गया। दिस इज A। सबसे पहले ये क्या है? A, क्योंकि हमने क्या लिया है? एक्सेस में लिया है। हमने क्या लिया है? एक्सेस में लिया है। अब अगली बात क्या रही है? अगली बात आ रही है हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड के साथ एल्कीन के साथ H+। तो थोड़ा सा याद करो ये क्या हो सकता है यहां पर, खुद सोचो ना यार। ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, अरे बोलो। ये आपके पास कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या करेगा? आपस में रिएक्ट करेगा, और आपके पास यहां पर कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहां पर आपके पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और क्योंकि एक्सिस में है तो हम जितने मर्जी चाहे उतने कार्बोकेटाइन को यहां पर यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपका सवाल आ रहा होगा कि चलो सर मान लेते हैं कार्बोकेटाइन बन गया, तो क्या सर ये कार्बोकेटाइन इस आयोडीन पर जाकर अटैक करेगा? अच्छा सर, अगर इतने सारे आयोडीन पर जाकर अटैक करेगा कार्बोकेटाइन, क्योंकि सर यहां पर अच्छा लिविंग ग्रुप रहा होगा इसलिए अटैक कर रहा होगा, ये कोई लॉजिक थोड़ा ना यार। कार्बोकेटाइन इस आयोडीन के पास जाके कैसे अटैक करेगा? अगर आप दिमाग लगा भी रहे हो अपना बहुत गंदा वाला, तो फिर आप खुद सोचो ना। इस जगह पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा फिर लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा? ऐसा नहीं होता। आपको यहां पर एक बात अच्छे से समझनी पड़ेगी, एक बात अच्छे समझनी पड़ेगी कि आयोडीन का वंडरवॉल रेडियाई बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से एडजेसेंट पर कभी भी आयोडीन मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। इसी की वजह से यहां से हम 3I2 मॉलिक्यूल को हटा देंगे, और आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा सा बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा।
तो हम जो ए बना रहे हैं वो एक्चुअली ए ये ना होकर हमारे पास जो ए होगा वो ये होगा। पहले बस मैंने छोड़ दिया था ताकि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपना कॉन्सेप्ट लगाओ कि नहीं सर गलत कर रहे हैं, यहां पर आई नहीं, यहां पर ऐसा होगा। हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास विशनल डाई हैलाइड में डाई आयोडाइड होंगे तो समझ जाना वहां से I2 मॉलिक्यूल हटाना है। ऐसे क्वेश्चन हमने मैकेनिज्म के टाइम पर देख रखे थे, मैंने आपको साफ साफ बता रखा था, क्योंकि उनका रेडियस बहुत बड़ा, वन डर वाल रेडियस बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से वहां पर स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगी, तो ऐसा होता ही नहीं है। तो यहां पर हमारे पास आ गया ए। अब इस ए के सामने हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? इस कार्बोकेटाइन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। समझ में आ गया कि सर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा और ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। और हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ही तो पहचानना होता है, इन्हीं की तो इंटरेक्शन होती है। तो जब आप करवाओगे तो खुद सोचो यार, खुद दिमाग लगाओ कि जब मैं इसका पहला मॉलिक्यूल लेके आऊंगा तो पहले मॉलिक्यूल को मैं कहीं पर भी चिपका दूं। जब मैं इसका पहला मॉलिक्यूल लेके आऊंगा तो पहले मॉलिक्यूल को मैं कहीं पर भी चिपका सकता हूं इस तरीके से। अरे बोलो, लेकिन ये एक्सेस में लिया गया है तो हम और भी इसके मॉलिक्यूल को यूज कर सकते हैं। तो जब मैं इसका दूसरा मॉलिक्यूल लेके आऊंगा तो दूसरे मॉलिक्यूल को मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये वाला ग्रुप लगा हुआ है तो इसके ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगाना बेवकूफी है, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग होगी, तो हम इसके पैरा पोजीशन पर ही ग्रुप लगा देंगे। तो अगर मैं कहूं कि हमारे पास बी क्या है, तो हम बोलेंगे हमारे पास जो ये सामने मैं लिख रहा हूं दिस इज बी, ये हमारे पास बी है। बोलिए समझ में आया? अभी तक हमने इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ बी और सी निकाला है, हमने क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया। क्वेश्चन तो आपसे आइडेंटिफाई अननोन रिएजेंट को पूछ रहा है और आपने तो अभी सिर्फ बी और सी निकाला है। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा आसान बन गया है, जरा ध्यान से देखना मैं अब क्या बताने जा रहा हूं। मैं अब बताने जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन क्या बन चुका है और हम ऑप्शन को भी लेके आ जाते हैं फिर से। क्वेश्चन हमारा ये बन चुका है, जो पहले क्वेश्चन आपको इतना टिपिकल सा लग रहा होगा वो क्वेश्चन ये बन चुका है। यहां पर सामने आपके पास कुछ ऐसा है, ऐसा, और यहां पर कुछ ऐसा, क्लियर एकदम अच्छे से। और यहां पर आपके पास क्या है, एक्स है, और यहां पर आपके पास क्या है, बेंजीन है। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन बन गया, इतना टिपिकल क्वेश्चन। अगर ये प्यारा सा बन चुका है तो आपको इस एक्स को आइडेंटिफाई करना है कि आखिरकार ये एक्स क्या होगा। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे, आपके पास ये सारे ऑप्शन मैं यहां पे लेता हूं। देखो इस बोर्ड की सबसे खास बात यही है यार, जिस चीज को जो मर्जी चाहो आप वैसे कर लो। देखो ऑप्शन आ चुके हैं आपके सामने, तो ये आपके पास ऑप्शन थे, बताइए क्या हो सकता है, खुद दिमाग लगाओ। आपके पास ये है और ये से ये चाहिए, ठीक है, और ये ऑप्शन है आपके पास। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं ताकि अगर कुछ चीज समझानी हो तो उसको भी मैं थोड़ा समझा सकूं, ठीक है। बताओ जल्दी से सभी लोग बताओ, मैं यहां पर फिर समझाऊंगा कौन सा रिएजेंट हो सकता है। पहला क्या दिया है, KMnO4 प्लस H2SO4 Cu प्लस 300 डिग्री सेल्सियस। देखो यार KMnO4 H2SO4 क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आपको ऑक्सीडेशन दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई ऑक्सीजन का एडिशन वगैरह दिख रहा है? आपने इतनी लंबी जिंदगी बिताई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ और KMnO4 को इतनी बार यूज किया होगा तो आपने हर बार उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही फील किया होगा। जस्ट हमने पिछली सीरीज में जो क्वेश्चंस किए थे उसमें KMnO4 H+ आया था, तो मैंने बोला था कि वह जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका मतलब तो पहले का कोई रोल ही नहीं है। और Cu प्लस 300 डिग्री सेल्सियस, तो यार ये तो मतलब दहेज में ऐसे फालतू में पकड़ा दिया, उसका तो कोई रोल ही नहीं होता यार एरोमेटिक केमिस्ट्री में। उसके बाद जिंक कॉपर कपल इनडायरेक्ट, मतलब कुछ भी लिख दिया, जिंक कॉपर कपल कुछ नहीं होता ना, यहां पे भी इसका कोई रोल नहीं है। अब तीसरा क्या है, HF इन SbF5। देखो इसको समझते हैं, यही वाला पार्ट है जो मुझे आपको थोड़ा सा समझाना है। इसमें कहानी क्या है, देखो हम इस B को ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है B, अरे B, और ये हमारे पास क्या है C। तो इस B के साथ ही तो रिएक्ट कर रहा होगा जो भी X होगा। मान लो हम HF को समझने की कोशिश करते हैं, आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे ऐसा 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 और यहाँ पे ऐसा। सही किया ना हमने? इसको थोड़ा सही करो, है ना, क्योंकि देखो
ये वाला जब इस तरीके से था और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास H+ आ जाएगा, तो ये इस पे रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, ये इस पे रिएक्ट करके कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ेगा, तब तो ये 3 बॉन्ड तो दिखाई देंगे ना। अरे इस तरीके से करो ना, कोई गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती नहीं है, बहुत सिंपल सी गलती है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, HF ले रहे हैं और सामने आपके पास क्या है, SbF5, ठीक है। अगर हम HF ले रहे हैं और सामने हमारे पास SbF5 है, तो आपको ये पता होना चाहिए SbF5 एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। फ्लोरिनेटिंग एजेंट बोले तो सर जो फ्लोरीन को खींच ले, है ना। तो यहां से ये क्या कर लेगा, इस फ्लोरीन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये तो यहां से बन जाएगा SbF6 माइनस, और यहां से आ जाएगा आपके पास H+। और आपको पता है H+ बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है, वेरी रिएक्टिव होता है। तो यहां पर एक्चुअली जो कहानी बनने जा रही है, ध्यान समझना, ये वाली बॉन्ड यहां पर इस तरीके से शिफ्ट होगी और ये यहां पर इस पे अटैक करेगा। जब ये इस पर अटैक करेगा तो आपको कुछ ऐसा सा दिखने लग जाएगा, कुछ ऐसा सा देखना। इसके साथ तो हमने कोई छेड़छानी नहीं की, ये डबल बॉन्ड ये ऐसे था ही, यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव। बोलो क्या आपको इतनी बात समझ में आई। अब अगले स्टेप में क्या होगा, एरोमेटिसिटी गेन करेगा दोबारा से। अरे अगले स्टेप में क्या होगा, जो आपके पास एरोमेटिसिटी लॉस्ट हुई है उस एरोमेटिसिटी को गेन करेगा। तो मेरा सवाल ये है, मुझे बताइए, जब एरोमेटिसिटी गेन ही करेगा तो ये मैं A वाली बॉन्ड तोड़ूं या B वाली बॉन्ड तोड़ूं, दिमाग लगाओ। जब एरोमेटिसिटी गेन ही करेगा तो मैं A वाली बॉन्ड तोड़ूं या B वाली बॉन्ड तोड़ूं। जब आप A वाली तोड़ोगे तो H+ आएगा, जब आप B वाली तोड़ोगे तो आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आएगा, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है H+ से। तो आपके पास जब आप B वाली बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपके पास फिर से क्या हो जाएगा, देखो ये वाली बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये यहां पर ऐसे आ जाएगा इस तरीके से, और आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। जिस तरीके से आपने ये वाले एल्काइल ग्रुप को हटाया है, मतलब इसको हम बोलते हैं डी एल्काइलेशन। जो हमने ये कार्यक्रम किया है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी सीखा था, तो एक कमेंट भी आया था कि सर आपने डी एल्काइलेशन को थोड़ा मैकेनिज्म से समझा दो, तो बस उनके लिए है ये। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि हमने इस वाले को क्यों हटाया, क्योंकि वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है। ऐसे ही मैं इस वाले को भी हटा सकता हूं और यहां पर फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा आ जाएगा। कैसा सा, ऐसा सा, और देखो आपके पास बेंजीन ही आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि सर जो X आपके पास रिएजेंट रहा होगा तो एक्चुअली वो HF इन SbF5 ही रहा होगा। अरे हमें एक ऐसा रिएजेंट चाहिए था जो कि डी एल्काइलेशन कर दे। क्या कर दे, डी एल्काइलेशन। इससे देखने पर, इसको देखने पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर जो आपके पास एल्काइल ग्रुप लगे हैं वो एल्काइल ग्रुप गायब हो जाए, डी एल्काइलेशन हो जाए। तो इसके लिए आपके पास काम करेगा HF। नीचे वाले का भी कोई रोल नहीं है, यहां पर एनहाइड्रस AlCl3HCl है ना, ये वाला हम यूज नहीं करेंगे। तो ये आपके पास एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहां पर करवाया। उम्मीद करता हूं आप सभी को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन समझ में आया एकदम अच्छे से। बोलिए कुछ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले फिर से सुनिए क्या किया हमने, फिंकरस्टीन रिएक्शन लगाया, सिंपल एकदम, जिससे आपके पास जितने भी क्लोरीन थे सबकी जगह आयोडीन आ गए। चलो भाई सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास विसिनल डाई आयोडाइड होते हैं या फिर जब भी आपके पास एडजेसेंट पोजीशन पर आयोडीन ग्रुप लगेंगे तो हमेशा वो निकल जाते हैं, क्योंकि उनका वंडर वॉल रेडियस बहुत बड़ा होता है, इसलिए क्राउडिंग बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास बेंजीन बनी। बेंजीन के बाद जो अगली रिएक्शन थी, जो ये है, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल बना। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ऐसी रिएक्शन हमने बहुत पढ़ी हैं। इन्हीं को तो बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। इससे हम थोड़ा आगे बढ़े, एक्सिस में लिया था तो हमने 2 ग्रुप लगा दिए, यहां से B आ गया। इसका जब रिवर्स मैनर में हमने शुरू किया था तो यहां से C आ गया, जो कि हमारे पास एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन थी। तो X क्या होना चाहिए, एक डी एल्काइलेटिंग एजेंट होना चाहिए। तो बस इन ऑप्शंस में से हमें डी एल्काइलेटिंग एजेंट ही ढूंढना था। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं
तो सबसे पहले पढ़ो, हाउ मैनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल फॉर द फाइनल प्रोडक्ट इज। यहां पर आपको स्टीरियोआइसोमर को इंक्लूड नहीं करना है, पहली बात। और आपके सामने ये सवाल है, सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर ये सवाल बढ़िया से लिख लीजिए, और जहां पर आप ये सवाल लिख लेते हो एक बार खुद से ट्राई कर लो। अगर ज्यादा टाइम नहीं लगाना, 1 मिनट 2 मिनट, अगर हो जा रहा है तो बहुत बेहतरीन बात है, और नहीं हो रहा है फिर आप देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, कुछ यहां पर आपको कार्बनिक कंपाउंड जैसा फील आ रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल फील आ रहा है। और आपको यहां पर रिएजेंट वगैरह दिए हुए हैं, ए बन रहा है, फिर Br2 1 इक्विवेलेंट HNu, बी बन रहा है मेजर। वह जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट के साथ आपको क्या करवाना है, मोनोक्लोरिनेशन करवाना है। फिर सुनिएगा, उस प्रोडक्ट के साथ आपको क्या करवाना है, मोनोक्लोरिनेशन करवाना है। और उसके स्टीरियोआइसोमर्स को एक्सक्लूड का मतलब होता है हटाना, इंक्लूड का मतलब होता है मिलाना, और एक्सक्लूड का मतलब होता है हटाना, हटा देना है। फिर आंसर क्या आने वाला है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। बताइए क्या होगा सबसे पहले, क्या आपको क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इस जगह को छोटा कर लेते हैं, और एक ही बार में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बताइए क्या आ रहा है क्वेश्चन देख के समझ में। देखो सामने आपके पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, बिल्कुल कार्बोनिल कंपाउंड कुछ ऐसा है, और यहां पर कुछ ऐसा है। और सामने अगर जरा ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला रिएजेंट आपके पास क्या, आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा। देखो जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स रिवाइज ही होते हैं बार बार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स इतना घुमा देते हैं कि आपको नजर ही नहीं आता वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले इस वाले पार्ट को देखूंगा, मुझे बताओ क्या ये डाइथायोल नहीं है। जिस तरीके से डायोल होते हैं उस तरीके से डाइथायोल है या नहीं है, मुझे ये बताओ। क्या आपको डायोल जैसा फील नहीं आ रहा इसको देख के। अरे ये डायोल नहीं है मानता हूं, लेकिन क्या डायोल जैसा फील नहीं आ रहा। याद करो हम लोगों ने कल की क्लास में नहीं आ रहा, क्या आ रहा छपरा, हाँ डायोल जैसा फील नहीं आ रहा क्या। कल हमने डायोल की क्लास में कार्बनिक कंपाउंड के साथ इसका जब रिएक्शन करवाया था, तो एक्चुअली ये किसके काम में आते हैं, प्रोटेक्शन केमिस्ट्री के काम आते हैं। कल हमने यही तो बात की थी, प्रोटेक्शन केमिस्ट्री। और अगर प्रोटेक्शन केमिस्ट्री के काम आएंगे, क्योंकि यहां पर कीटोन ही है, तो सिर्फ इसी का प्रोटेक्शन करवाएंगे। लो करवा दो, देखो जरा ध्यान से। प्रोटेक्शन केमिस्ट्री पढ़ने अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अरे ऐसे ही रिएक्शंस में हो जाती है यूज। और यहां पर आपके पास क्या जाएगा, एस, यहां पर एस, यहां पर ऐसे, खत्म हो गया, बस टोपी पहना दो बढ़िया वाले एकदम। बोलिए समझ में आया क्या आपको। सबसे पहले रिएजेंट का रूल समझ में आया। अभी ये ए नहीं बना, उसके बाद एक और रिएजेंट यूज किया गया है। वो क्या यूज किया गया है, आपके पास यूज किया गया है H2 निकल, और किस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पर। याद करो H2 निकल क्या करता है, क्या करता है, रिडक्शन करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि इसके 2 तरह के रूल होते हैं। नो डाउट ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, नो डाउट ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये 2 तरह के फंक्शन दिखाता है। एक तो ये हाइड्रोजनेशन करता है, हाइड्रोजनेशन इज रिडक्शन रिएक्शन, और एक ये हाइड्रोजिनोलिसिस करता है। याद आ गया, हाइड्रोजिनोलिसिस। अरे लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग, हाइड्रोजन के द्वारा ब्रेकिंग। तो एक्चुअली यहां पर जो कहानी होती है वो कुछ ऐसी सी होती है, इस तरीके से। तो यहां पर आपके पास H और H आ जाएंगे इस जगह पर। बोलो, तो एक्चुअली ये केमिस्ट्री ऑफ डी प्रोटेक्शन में काम आता है। प्रोटेक्शन के बाद 1-2 स्टेप के बाद डी प्रोटेक्शन की बात बिल्कुल होने वाली है। तो जब हमने ऐसा किया, तो ऐसा करने पर आपको कुछ ऐसा सा दिखने वाला है। ये तो था ही पहले, और यहां पर क्या जाएगा H, और यहां पर क्या जाएगा H। बोलो, यहां पर हमारे पास आ जाएगा A।
क्या आप सभी को ए समझ में आ चुका है? जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना है यार, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्यारे तरीके से समझिए और अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ एक बार मैच कीजिए। क्या आपने यही सीख रखा हुआ है? अब तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार पूरी पढ़ चुकी है, इस समय भी अगर आपको ये सब बातें नहीं पता है, ये क्या करता है, ये डायोल हमने जो कल पढ़ा था वो क्या था, तो कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन देखने का। आप अपने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से बेहतरीन तरीके से रिवाइज करो। और यहाँ पर इस सीरीज में मैं ज्यादातर वही क्वेश्चंस रखूंगा जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट और नेम रिएक्शन के साथ जुड़े होंगे। अरे बात समझ में आ रही है क्या? उन्हीं के साथ जुड़े होंगे, तो उससे क्या होगा, आपके जो मेन हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है उस पर एकदम पकड़ बनेगी। और किसी के दिल पर राज करना मतलब हर किसी का सपना होता है यार, तो अपन को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एकदम दिल पे राज करना बेहतरीन तरीके से, मतलब मजा आ जाए एकदम, ऐसा लगे कि नहीं यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सिर्फ हमारी है और किसी की हो ही नहीं सकती। पेपर के टाइम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है जो बाकी दूसरों से अलग बनाएगी। ऐसे ही जो 3 4 5 क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं क्वेश्चंस में आपको परफॉर्म भी करना है और उसको करेक्ट भी करना है। अटेंड करके करेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, तुक्का मार दो वो बात अलग है, लेकिन उसको टू द पॉइंट राइट कॉन्सेप्ट के साथ लगाना ये बहुत अलग बात होती है। तो मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो मैं एक एक बातें आपको सिखा रहा हूं, ठीक है? ये बात हो चुकी है। उसके बाद क्या है, Br2 1 इक्विवेलेंट HNO, मैं यहीं पर लिख देता हूं यहां पर। उसके बाद है Br2 HNO और कितना है, 1 इक्विवेलेंट ही है, एक ही बार यूज करेंगे। तो कुछ फील आ रहा है क्या? अरे Br2 1 इक्विवेलेंट छोड़ो यार, 1 इक्विवेलेंट हटाओ पहले, हमारा ध्यान जहां पर जाना चाहिए वहां नहीं जाता, 1 इक्विवेलेंट पे जा रहा है। अरे Br2 HNO क्या करेगा? सिंपल सी बात है सर, Br डॉट बनाएगा। अरे जब भी लाइट वगैरह कुछ ऐसा होता है तो सर रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, Br डॉट बनाएगा और Br डॉट आएगा, सामने आपके पास क्या है, एल्केन जैसे कुछ कंपाउंड दिख रहे हैं, मतलब तो यहां पर ये रिएक्शन दिखाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। कैसी रिएक्शन दिखाएगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, कहां पर होगा, एक ही इक्विवेलेंट है तो ये वहां पर लगेगा जहां पर आपका रेडिकल स्टेबल बनेगा। फिर सुनिएगा, आपको समझ में आ गया, Br2 HNO है, Br डॉट आएगा, बिल्कुल सही बात है, Br डॉट आएगा। लेकिन अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, याद करो हम जब एल्केन सामने रखते थे तो एल्केन का वो H हटाते थे जहां पर स्टेबल रेडिकल बनता था, और मुझे जो इसका H नजर आ रहा है वो इस जगह नजर आ रहा है, ये वाला H देखो ध्यान से। एक तो यार कलर की बड़ी दिक्कत है मेरे पास, हाँ इसी को मैं हटाना चाहता था, ठीक है? फिर सुनना एकदम, यहां पे क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ये सामने देखे जा रहा है, तो यहां पे जो ये H लगा होगा, जरा ध्यान देखो, ये जो यहां पर H लगा होगा, H लगा होगा ना, इस H को हटके जो यहां पर डॉट आएगा उस जगह पर ये ब्रोमीन जाके जुड़ेगा। तो फाइनली आपको जो B मिलने वाला है, B, क्या मैं इसको उठा के यहां लगा दूं ऊपर की तरफ? बिल्कुल लगा सकता हूं। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास ब्रोमीन। इस वाले H का हम होमोलिटिक क्लीवेज करवा के यहां पर ब्रोमीन लगा रहे हूं, क्योंकि यहीं पर स्टेबल रेडिकल है आपके पास। अगर आप अल्फा H देखोगे तो अल्फा H से ही हम लोग रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अब ये मत पूछना सर रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, तो ये लेक्चर उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने बेसिक्स को भी पढ़ रहे हैं। आप सबसे पहले बढ़िया तरीके से सीखो सारी चीजें, तब जाके ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको समझ में आ चुका है, ये बात सबको समझ में आ चुकी है, अरे यार बोलो, क्या आपको बी वाला पार्ट सबको समझ में आ चुका है? बी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो ना, बोलो, आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या बी में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? अरे होनी भी नहीं चाहिए यार, इतना प्यारे तरीके से सिखा रहा हूं। हाँ राइटिंग को कोई कुछ मत कहना भाई, दिल पे लगेगा एकदम सीधा, इससे बेहतरीन क्या हो सकता है यार? ठीक है बोलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या? नहीं सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्या बचा हुआ है? सर वो तो बचा ही हुआ है, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कितने हैं। तो बिल्कुल हमारे पास बी आ चुका है और ये मेजर है। देखो माइनर में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने तरह के आपके पास H होंगे उतने तरह के आपके पास माइनर भी बन जाएंगे। हम मेजर की बात कर रहे हैं, यही आपके पास मेजर है। तो अब इसका अगर हम मोनोक्लोरिनेशन करवा दें, मान लो इस वाले के सामने अगर हम लेके आ जाएं Cl2HNO एज अ रिएजेंट, Cl2HNO,
तो कहां कहां पर क्लोरीन जुड़ सकता है इस वाले मॉलिक्यूल में? तो सर हमने पढ़ा था जितने तरह के डिफरेंट एच होते हैं उतने ही तरह के वहां पर पॉसिबल प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि सर इसमें स्टीरियो आइसोमर की बात नहीं की गई है, क्योंकि सर इसमें स्टीरियो आइसोमर की बात नहीं की गई है, इसलिए सर हमें यहां पे बिल्कुल भी घबराने वाली बात भी नहीं है। बस डिफरेंट एच को देखना है, उनको हटाना है, सीएल को लगाना है, उतने ही आंसर आ जाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग खोज में निकलते हैं डिफरेंट एच के, डिफरेंट एच के खोज में निकलते हैं। देखो सबसे पहले तो जो एक डिफरेंट एच होगा वो यहां पर चमक रहा होगा। अरे बोलो, चमक रहा है क्या? अच्छा सर यहां पे भी तो डिफरेंट एच चमक रहा है। अरे दोनों है तो एक ही ना यार। अरे ये वाला एल्काइल, ये वाला एल्काइल है तो दोनों सेम एनवायरनमेंट में ना। तो डिफरेंट एच की बात हो रही है, टोटल एच की बात नहीं कर रहे हम लोग, डिफरेंट एच की बात कर रहे हैं। क्या इस जगह पर एच होगा क्या? अरे सर ऑलरेडी ये तो 4 वैलेंसी है, क्या 5वां बताओगे क्या हाइड्रोजन लगा के? हाँ आपका बस चले सर, लगा दो सर, वहां पे भी एच ही है। नहीं है, सिर्फ अरे इस कार्बन पर 4, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी हो तो गई। क्या ये आपके पास डिफरेंट हाइड्रोजन है? बिल्कुल सर। क्या यहां पर आपके पास डिफरेंट हाइड्रोजन है? बिल्कुल सर। क्या यहां पर आपके पास डिफरेंट हाइड्रोजन है? बिल्कुल सर। क्या यहां पर आपके पास डिफरेंट हाइड्रोजन है? बिल्कुल सर। क्या यहां पर डिफरेंट है? नहीं सर, इसके साथ सेम हो जाएगा। क्या यहां पर डिफरेंट है? नहीं सर, इसके साथ सेम हो जाएगा। क्या यहां पर है? यहां पे तो बस एक ही एच होगा ना। बोलो, तो हमारे पास टोटल कितने डिफरेंट एच दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो योर आंसर इज 5। दिस इज द फाइनल आंसर जो मुझे समझाना था। तो मैंने बोला है पेशेंस आपको रखना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन करते समय। बस आप आंसर लाने की जगह ये सीखिए तरीका क्या है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से। अभी तो मैं आपको गेट लेवल के भी क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा, जहां पर हिस्टोकेमिस्ट्री अनाप शनाप दी होती है, पता नहीं कहां से क्या कैसे। लेकिन वो मजा तब आएगा जब आप इनके साथ वार्म अप मैच कर लो। एकदम हम वार्म अप मैच खेल रहे हैं यार, थोड़ा वार्म अप हो जाओ बढ़िया तरीके से, ऐसे क्वेश्चन के आदी हो जाओ। 4-5 जो लेक्चर आ जाएंगे स्टार्टिंग की सीरीज के, वो ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस आ जाएगी ना, उसी के बाद फिर हम गेट के क्वेश्चंस डाल देंगे बढ़िया से बेहतरीन से। और गेट लेवल के क्वेश्चंस को जैम वाला एस्पायरेंट भी देख सकता है। मैं इसी ही तरीके से सिखाऊंगा। अगर आपको नहीं पता होगा कोई कॉन्सेप्ट तो उसको मैं बीच में ही बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा होता था, वैसा नहीं वैसा होता था। बोलिए, बात समझ में आ चुकी है एकदम अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़े। बोलो, आगे बढ़े। हो चुका है, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से कमेंट लिख दिया करो यार, मतलब पढ़ लेते हो, सीख जाते हो, फिर कोई मतलब कुछ बोला ही नहीं होता है ना। तारीफ कर दिया करो, कुछ भी नहीं तो कुछ भी, है ना। और कोशिश करो शेयर करो थोड़ा सा यार। इस सेशन को आप जितने मैक्सिमम लोगों में शेयर करोगे, चाहे आपका भाई बहन जेईई एडवांस, चाहे नीट, चाहे आप खुद IIT जैम, चाहे आगे आप भी अगर गेट नेट के एस्पायरेंट हो, कोई भी हो, आप इस सीरीज को बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो। क्योंकि यहां पर एक तरीके पे तो बात कर रहे हैं। हमेशा हमारे पास एक ही दिक्कत थी कि सर हमें कोई तरीका बताने वाला नहीं है, हमें कोई तरीका बताने वाला नहीं है। आज जब मैं आपको तरीका सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यही तरीका होता है। आपको मल्टी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको लगे यार क्या और नहीं, मतलब वही चीजें घिसा पिटा के दोबारा घुमा फिरा के ऐसे कर देते हैं, मतलब फ्रीकी ले रहे हैं फालतू में इधर से उधर। यही फ्रीकी लेना खत्म करना है हमें। और ऐसे ही होगा यार, प्रैक्टिस करके होगा। ऐसे थोड़ा ना होता है कि हाँ बैठ जाएंगे रजाई में बस आराम से और सो जाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा कल सुबह हो गया, अच्छा फिर से सो जाओ, फिर से सो जाओ, फिर से सो जाओ, फिर अगला दिन फिर से सो जाओ, सोते ही रहो। हाँ जिंदगी में सोना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल के साथ। बहुत ही प्यारा सवाल है। फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट फॉर द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। आधे लोग तो यार इसके ऑप्शन देख के डर गए होंगे, पता नहीं कितना खतरनाक सवाल है, पता नहीं इनमें से कोई मैच भी करेगा क्या, हम अलग ही प्रोडक्ट बना रहे होंगे। ऐसे भी सबके सवाल हो सकते हैं कि सर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो अगर इन चारों से डिफरेंट होगा तो क्या करें। तो क्या करें यार, प्रैक्टिस करो दोबारा से क्वेश्चंस को देखो, और क्या यही तरीका है और क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट फॉर द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। आपको देखो इसमें रिएजेंट ज्यादा नहीं है, बस आपको ये डरावना लग रहा है। तो सबसे पहले ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक फंडा याद करो या याद रखना, जब भी आपको कुछ बहुत टिपिकल सा बहुत बड़ा सा पार्ट दे दे, इसका मतलब समझ जाना, इसका मतलब समझ जाना वो खेल रहा है आपके साथ, आपके जज्बातों के साथ खेल रहा है। एक तो यार गला पूरा खराब हो रखा अपना, आपके जज्बातों के साथ खेल रहा है, ठीक है। तो बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो,
फिर यहाँ पे ये देखो, फिर यहाँ पे ये देखो और ये बताना है। तो आइए क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। मैं डायरेक्ट यहीं पर बताऊंगा ना, ज़्यादा अलग पेज की जरूरत नहीं है। बताओ क्या कर सकते हैं, सोचो 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 यार। ये आपको क्या नजर आ रहा है, बोलो। क्या आपको न्यूक्लियोफाइल नजर आ रहा है? हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो सभी लोग, क्या आपको न्यूक्लियोफाइल नजर आ रहा है? ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल अगर नजर आ रहा है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दो दो क्लोरीन है तो यहाँ पर अटैक करवा दो और एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो एक तो ऑप्शन यही रखा हुआ इन चारों में से, जहां पर आप यहाँ पर अटैक करवा रहे होगे। सबसे पहला स्टेप देखा करो, फिर आप आगे की सोचा करो। हम क्या है, पहले करेंगे नहीं, आगे देखेंगे अच्छा आगे क्या हो रहा है। नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो क्या करेगा। न्यूक्लियोफाइल है, बिल्कुल सर। अब आपने थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूं, SN1 पढ़ा है तो ऐसे ही SN1 प्राइम होता है, सुना तो होगा। SN2 पढ़ा है, ऐसे ही SN2 प्राइम होता है। मैंने पढ़ाया था यार SN2 प्राइम के बारे में। तो क्योंकि यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए ये यहां पर अटैक ना करने की वजह, ये इसको इस तरीके से कॉन्जुगेट अटैक देगा और Cl बाहर निकल जाएगा। ये SN2 प्राइम। जब भी आपके पास सेंटर पे स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो, जहां पर पॉजिटिव सेंटर हो, तो इसका मतलब वहां पर हम कुछ इस तरीके का सोच रहे होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। सबसे पहली बात तो ये हो गई। जैसे ही आप ये करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपके पास OET आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OET आ जाएगा। तो इस पोजीशन पर हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाएगा OET। तो मैं एक बार ऑप्शन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि अपने लिए जगह मिल जाए। तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, बोलो बोलो, अरे बोलो, क्या बन जाएगा? यहां पर आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसको तो ऐसे ही बना दो, डरावना वाला। इसी की वजह से तो डरावना है, और क्या है डरावना। हमारा ध्यान इस पे नहीं, हमारा ध्यान इस पे ज्यादा होगा। अच्छा, कितना खतरनाक बना है, चक्री की तरह, है ना। और यहां पर क्या जाएगा, OC2H5। क्या आपको पहला स्टेप सबको समझ में आ गया? अरे बोलो, क्या आप सबको पहला स्टेप समझ में आ गया? आ गया सर। इसके बाद क्या है? इसके बाद NaOH है। अरे NaOH क्या होता है? बेस होता है। और बेस दुनिया में क्या करने आया है? H+ खाने आया है। ये सब बातें मैं आपको पढ़ा रखा हूं यार। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस की बात होती है मैं तो यही बोलता हूं, H+ खाने आया है। और ये H+ कौन सा खाएगा यार? जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक। ठीक है, बोलो। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो मुझे बताओ अब क्या होने वाला है। आपको इस पूरे में मोस्ट एसिडिक H कौन सा दिख रहा है? अब ये सिर्फ GOC की बातें हैं। आप बोलोगे सर आप हर बार GOC लेके आते हो। यार बिना GOC के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मतलब यार समझना एकदम पाप है। जैसे आपकी जिंदगी में पाप होता होगा किसी को बिना समझे मतलब अपनी जिंदगी जीना, तो ऐसे ही ये भी पाप एकदम कि यार GOC के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अरे यार हो ही नहीं सकता। तो यहां पर जो आपके पास एसिडिक H है वो यहां से दूर से ही चमक रहा है। अरे क्योंकि ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है यार। C डबल बॉन्ड O के दोनों के बीच में तो ये H है। 2 H है मानता हूं, लेकिन हमें तो एक ही H चाहिए। बोलो। तो यहां से ये OH माइनस इस H+ को ले जाएगा और यहां पर माइनस आ जाएगा। क्या आपको NaOH का रोल समझ में आया? और जैसे ही ये माइनस आ गया, अब देखना इसका जो अटैक होगा, इस माइनस का अटैक यहां पर इस क्लोरीन पर होगा, लेकिन कैसा होगा? बैक साइड अटैक होगा। मतलब सर अगर वो वेज पर है तो ये किससे अटैक कर रहा होगा? डैश से अटैक कर रहा होगा, डैश से। अरे क्योंकि वहां पर उसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर रखा हुआ है, ये वेज पर है Cl,
तो ये किससे करेगा, बैक साइड अटैक, तो मतलब डैश होगा ना यार, बोलो समझ में आ रहा है, डैश पर आएगा। तो फाइनल आंसर अगर मैं मैच करता हूं, देखो ए वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर तो OET नहीं है, गायब कर दिया एकदम। अच्छा, खतरनाक लोगों को ये भी बताना है कि C2H5 को ET लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर भी OET गायब कर दिया है, यहां पर OET है, यहां पर ऐसे है, लेकिन देखो यहां पर स्टोइकोमेट्री देखो जिससे ये मैच किया है, डैश से होना चाहिए, नहीं हो सकता ये भी। इसको देखो OET है, ये सब है, देखो डैश से, तो हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। बोलिए क्या सबको क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस 2 कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए था कि आपके पास यहां पर कुछ SN2 प्राइम जैसी भी बातें हुआ करती हैं जिंदगी में। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए था कि आखिरकार अगर अटैक करेगा तो वो डैश साइड से करेगा, नहीं तो आधे लोग तो यही आंसर करके आ रहे हैं और आंसर मिल गया हम तो कर देते हैं। वहां पर स्टोइकोमेट्री का इतना रोल हो जाता है कि आपका डायरेक्ट आंसर भी गलत कर देता है डैश और वेज की वजह से। तो गेट लेवल पर, नेट लेवल पर तो स्टोइकोमेट्री तो मतलब बहुत अलग ही लेवल का रोल प्ले करती है। आपके लेवल पर इतना नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो और ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जहां पर स्टोइकोमेट्री का खतरनाक यूज हो रहा होगा। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अपन ने कोई स्लाइड बना भी नहीं है, इतना काफी है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आ रहा होगा। बस मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूं, मैक्सिमम शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो, तो इससे थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो मैं आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ लेक्चर्स भी इंक्रीज करूंगा और देखिए आगे किस तरीके से अपना क्या चल रहा है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।